रानीपुरा गांव की हवा में हमेशा से एक अजीब सी खामोशी तैरती थी। शर्मा परिवार को यह घर सस्ते दामों में मिला था, क्योंकि कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। पुराने लोग कहते थे कि इस घर की नींव में ही कोई अभिशाप दफन है। डॉक्टर विजय ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर सीमा के मन में एक डर बैठ गया था। उसने कई बार अपने पति से कहा, इस घर में कुछ गलत है। मुझे रात को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। विजय हंस देते, तुम्हारा वहम है सीमा। रिया को इस घर से कोई डर नहीं लगता था। वह तो पुरानी चीजों के रहस्य को खोजने में मस्त रहती। उसका कमरा पुरानी किताबों, टूटे खिलौनों और रहस्यमय नक्शों से भरा था। पर जिस दिन उसने पेड़ के नीचे वह गुड़िया पाई, उस दिन से उसकी जिंदगी ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया। उस दिन दोपहर की धूप तेज थी। रिया बगीचे में अपने कुत्ते चंकी के साथ खेल रही थी। तभी चंकी ने एक पेड़ के पास जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। रिया ने देखा कि पेड़ की जड़ों के बीच एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा दबा हुआ है। वह बक्सा निकालने लगी तो उसके हाथों को कुछ चिपचिपा लगा, जैसे खून सूखकर काला पड़ गया हो। अंदर एक गुड़िया थी, जिसके शरीर पर सिलवटों भरे कपड़े और चेहरे पर बनी हुई मुस्कान उसे और भी डरावनी बना रही थी। रिया ने गुड़िया को अपने हाथों से साफ किया। तभी उसकी नजर गुड़िया की पीठ पर उकेरे गए नाम एल वर्ष 1857 पर पड़ी। लिली। वह बुदबुदाई। गुड़िया की एक आंख गायब थी और उसकी जगह एक गहरा काला गड्ढा था, मानो कोई उसे अंदर से देख रहा हो। रिया ने उसे अपने कमरे में ले जाकर अलमारी के ऊपर रख दिया। उस रात जब सारा घर सो रहा था, अलमारी से एक हल्की सी खरखराहट की आवाज आई। रिया नींद में करवट बदल रही थी कि अचानक उसके कानों में एक बच्ची की हंसी गूंजी। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे का तापमान एकदम से गिर गया है। उसकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। धीरे धीरे अलमारी के ऊपर रखी गुड़िया का सिर घूमा और उसकी खाली आंख की जगह से लाल रोशनी निकलने लगी। रिया सिसक गई। वह चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। गुड़िया अचानक अलमारी से नीचे कूदी और रेंगती हुई रिया के बिस्तर की ओर बढ़ने लगी। उसके कपड़ों से कीड़े गिर रहे थे और उसके मुंह से काला तरल टपक रहा था। रिया ने अपने आप को जोर से चिकोटी काटी और सब कुछ गायब हो गया। वह पसीने से तरबतर थी। उसने देखा गुड़िया वहीं अलमारी पर रखी थी। बस एक बुरा सपना था, उसने खुद को समझाया। पर सुबह जब उसने गुड़िया को देखा तो वह गीली मिट्टी से सनी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बारिश में बाहर छोड़ दिया हो। अगले दिन से घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सीमा ने रसोई में चाकू को हवा में तैरते हुए देखा। विजय का स्टेथोस्कोप अपने आप कमरे में घूम रहा था। एक दिन रिया की मां ने देखा कि बाथरूम के शीशे पर लिखा हुआ है, लिली खेलना चाहती है। वह चीखकर बाहर भागी। उधर रिया को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्कूल से लौटते समय वह जंगल के रास्ते से गुजरी तो उसे पेड़ों के पीछे एक छोटी सी परछाई दिखाई दी, जो गुड़िया जैसी दिखती थी। चंकी, जो हमेशा उसके साथ रहता था, अचानक गुर्राने लगा और भाग खड़ा हुआ। उसी रात रिया ने अपनी डायरी में लिखा, गुड़िया मुझसे बात करना चाहती है। वह कहती है कि वह अकेली है। शर्मा परिवार ने गांव के बुजुर्गों से इस घर का इतिहास जानना चाहा। 80 वर्षीय दादी मीना ने बताया, 1857 में यहाँ एक अंग्रेज परिवार रहता था। उनकी बेटी लिली को पागलपन की बीमारी थी। वह गुड़िया से बातें करती और कहती कि वह उसे मारना चाहती है। एक दिन लिली का शव बगीचे के पेड़ के नीचे मिला।
और गुड़िया गायब हो गई। रिया ने पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? दादी मीना ने आंखें नीची कर ली। कहते हैं गुड़िया ने उसकी जान ले ली। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग साधु बाबा रामदास से मदद मांगी। बाबा रामदास, जो गांव के किनारे एक टूटी हुई कुटिया में रहते थे, ने गुड़िया को देखते ही क्रॉस बनाया। यह गुड़िया नहीं, एक प्रेत है। उन्होंने चेतावनी दी, लिली की आत्मा इस गुड़िया में कैद है। वह दूसरे बच्चों की आत्माएं चुराकर अपनी देह बनाना चाहती है। उन्होंने एक यज्ञ करने को कहा और रिया को एक ताबीज दिया, पर ताबीज पहनते ही गुड़िया ने प्रतिक्रिया दी। रात को वह रिया के सिरहाने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था। गुड़िया ने चाकू से रिया पर हमला किया, लेकिन बाबा रामदास के दिए ताबीज ने रिया की जान बचा ली। रिया और उसका परिवार बाबा रामदास के पास गए तो उन्होंने एक हवन करने का सुझाव दिया। अमावस्या की रात को बाबा ने आंगन में चारों दिशाओं में दीपक जलाए। गुड़िया को आग में फेंकते ही आकाश में बिजली कड़की। गुड़िया का शरीर फूलकर विशालकाय हो गया। उसकी आवाज गर्जना बन गई, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं हर बच्चे के डर में जीवित रहती हूँ। रिया ने बाबा के बताए मंत्र को पढ़ा और गुड़िया पर हनुमान चालीसा की छाया डाली। गुड़िया चीखती हुई आग में कूदी और उसका शरीर राख में बदल गया। गुड़िया के नष्ट होने के बाद भी शर्मा परिवार के मन में शांति नहीं थी। रिया ने घर के पुराने दस्तावेज खोजने शुरू किए। अटारी में रखे एक ट्रंक में उसे 1857 की एक डायरी मिली, जिस पर लिली विंटरबॉटम नाम खुदा था। डायरी के पन्नों में लिली की उदासी और अकेलापन झलक रहा था। एक पन्ने पर लिखा था, पापा ने आज फिर मुझे लॉक कर दिया। वे कहते हैं मेरी गुड़िया लिली अशुभ है, पर वह मेरी एकमात्र साथी है। कल रात उसने मुझसे कहा, तुम्हें इस घर से मुक्ति चाहिए। मैं डर गई, पर शायद वह सही है। रिया ने देखा कि डायरी के अंतिम पन्ने पर किसी ने खून से लिखा था, मैंने उसकी बात मान ली। अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। यह पढ़ते ही डायरी हवा में उड़कर अपने आप जलने लगी। रिया के हाथ में सिर्फ राख रह गई। बाबा रामदास ने बताया कि लिली की आत्मा सिर्फ गुड़िया तक सीमित नहीं थी। यह पूरा गांव उसके अभिशाप में फंसा है। जब भी कोई नया परिवार आता है, लिली उनके बच्चे की देह पर कब्जा करने की कोशिश करती है। रिया ने पूछा, पर मैंने तो उसे जला दिया। बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुमने सिर्फ उसका शरीर नष्ट किया। उसकी आत्मा अब भी इस जमीन में जीवित है। वह किसी और वस्तु में प्रवेश कर सकती है, शायद उसी अनाथालय की बच्ची में, जिसके बारे में तुमने बताया। उसी शाम शर्मा परिवार ने अनाथालय जाने का फैसला किया। वहां की मैनेजर ने बताया, वह बच्ची निशा कुछ दिन पहले जंगल में भटकी हुई मिली थी। उसके हाथ में यह गुड़िया थी। निशा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह बार बार दीवार से टकराते हुए कह रही थी, लिली दीदी मुझे बुला रही हैं। रिया ने निशा से दोस्ती करने का सोचा और निशा के कमरे में कदम रखा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की के शीशे पर नाखूनों से लिखा हुआ था, तुमने मेरा घर छीन लिया, अब मैं तुम्हारा छीनूंगी। निशा अचानक से हंसी, तुम्हारी गलती थी रिया, तुमने मुझे नया शरीर दिया। उसकी आवाज अब लिली जैसी थी। रिया ने देखा, निशा की आंखों की पुतलियां गायब थीं। वह दीवार पर मकड़ी की तरह चढ़ गई और छत से लटकते हुए बोली, इस बार कोई मुझे नहीं रोक सकता। रिया ने बाबा द्वारा दिया ताबीज निशा की ओर उछाला। एक चमकदार रोशनी फूटी और निशा बेहोश होकर गिर पड़ी।
अनाथालय की मैनेजर ने कहा, यह बच्ची अब यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें इसे किसी दूसरे शहर भेजना होगा। रिया को शक था कि लिली की आत्मा अब भी गांव के आसपास है। उसने चंकी के साथ जंगल की ओर रुख किया, जहां लिली का शव मिला था। जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई कब्र थी, जिस पर लिखा था, लिली विंटरबॉटम, वह जो अपनी गुड़िया में जीवित है। तभी चंकी जोर से भौंकने लगा। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, वही गुड़िया अब एक पेड़ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, तुम मुझे कभी नहीं मार सकती। मैं हर उस बच्चे में हूँ जो अकेलापन महसूस करता है। रिया ने कब्र के पास की मिट्टी खोदी तो वहाँ से सैकड़ों गुड़ियों के अवशेष निकले। हर गुड़िया पर एल एल लिखा था। लिली ने सदियों से बच्चों की आत्माएं चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। रिया ने बाबा रामदास को सब कुछ बताया। दोनों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। बाबा ने समझाया, लिली को हराने के लिए हमें उसकी असली कब्र को शुद्ध करना होगा। आधी रात को सभी ने जंगल में मंत्रोच्चारण शुरू किया। लिली की आत्मा काले धुएं के रूप में प्रकट हुई और गुस्से में चिल्लाई, तुम मेरे घर को नष्ट नहीं कर सकते। उसने पेड़ों को हिलाना शुरू कर दिया और जड़ें रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया ने लिली की डायरी की राख हवा में फेंकी और चिल्लाई, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। एक ज्वाला उठी और लिली की आत्मा चीखती हुई कब्र में समा गई। बाबा ने कब्र को गंगाजल से धोकर उस पर शांति के मंत्र लिखे। कुछ महीनों बाद शर्मा परिवार ने रानीपुरा छोड़ दिया, पर रिया की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, लिली गई नहीं, वह सिर्फ सो रही है। आज रात फिर मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो रिया। शायद मैंने उसे अपने साथ ले लिया है। उसी रात रिया के सूटकेस से एक हल्की सी खरखराहट आई। अंदर लिली की वही गुड़िया थी, जिसकी एक आंख अब चमक रही थी। यह कहानी सिर्फ कागज पर खत्म हुई है। हो सकता है आपके घर में रखी कोई पुरानी गुड़िया इस पल आपको देख रही हो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।